नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी ने कुवैत में अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर निवासी कामगारों के परिजनों से गोरखनाथ मंदिर परिसर में भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की, तो वहीं उन्हें 5-5 लाख की आर्थिक सहायता का चेक भी प्रदान किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने जम्मू के शिवखोड़ी में हुए हादसे में घायल गोरखपुर के श्रद्धालुओं से भी भेंट कर उनका हाल जाना, जिसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से 1-1 लाख की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। कुवैत अग्निकांड में मारे गए कामगारों के परिजनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। तस्वीरें गोरखपुर से हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए कामगारों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सहायता राशि मुहैया की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं प्रकट की, तो वहीं परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। इसके साथ ही गोरखपुर के श्रद्धालु की मौत को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं प्रकट की हैं और उनके परिजनों को भी सहायता राशि मुहैया कराई है। कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के निवासी के परिजनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और परिजनों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सभी संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही आर्थिक सहायता भी मुहैया करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद परिजनों से भेंट कर उन्हें चेक सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इटली के अपुलिया में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन हुआ, जहां कार्य के अंत में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस समिट को कवर करने के लिए हमारी टीम पहुंची। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जानकारी दी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है यहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की, और यहाँ पे लगभग पूरे विश्व के यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, लगभग उन्होंने 12 से 14 प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारा 23वां नंबर था, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया और उसके लिए जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमसे माफी भी मांगी। लेकिन ये बात जरूर है, कहीं ना कहीं जिस बेबाकी से यहाँ की प्रधानमंत्री ने आज सारे सवालों के जवाब दिए, वो अपने आप में बताता है कि आखिरकार यहाँ की प्रधानमंत्री के जिस प्रकार से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्तों को लेकर के बातचीत होती, तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ की भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत बेबाकी से जवाब देती है। मैंने तमाम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, कई बार हमने उनका इंटरव्यू भी किया है, लेकिन जिस बेबाकी से आज उन्होंने अब सवालों के जवाब दिए, वो बताता है कि ये भी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व की मालकिन है यहाँ की प्रधानमंत्री। और मैं ये जरूर आपसे बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न जो कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से उसका उत्तर दिया। आमतौर से विदेशी जो खास तौर से देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं, वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक प्रश्न का जवाब दिया वो अपने आप में मैं आपको बताना चाहता हूं। अल जजीरा चैनल से एक पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा कि जिस प्रकार से आप यूक्रेन के वॉर को यूक्रेन और रशिया के वॉर में आप अपना हस्तक्षेप करते हैं, उसी तरह आपने इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तो उनका ये कहना था कि ये शुरुआत किसने की। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिरकार जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे और अपने
जो नीतियां हैं उसके लिए स्ट्रांग हैं, उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि इटली की यहाँ की प्रधानमंत्री भी उतनी स्ट्रांग है और उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। यानी कि अगर टेररिज्म किसी भी प्रकार का अगर कभी भी होगा तो उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि जिसने शुरुआत की है वो उसको झेलना पड़ेगा उन्होंने, लेकिन इस शब्द को उन्होंने बहुत सॉफ्ट तरीके से बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री का खास तौर से हिंदुस्तान के प्रति रवैया बहुत बेहतरीन है और जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे वार्ता की वो तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें उच्च शिक्षा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक नीतियों की बात की थी, वो मुझे लगता है आने वाले समय में उसका क्रियान्वयन बहुत बहुत मजबूती से होगा। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आज ये 3 दिवसीय G7 समिट यहां खत्म हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी मन से प्रधानमंत्री ने यहां से हम सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया और हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और हम यहां मौजूद हैं। इस 3 दिवसीय बैठक में इटली ने यह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई विश्व के सामने कि उनका अपना जो ध्येय है वो विश्व में आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, देशों को मजबूत करना है, सिर्फ G7 के सदस्यों को नहीं बल्कि G7 के द्वारा आमंत्रित किए गए, चाहे उसमें कीनिया हो, चाहे उसमें अफ्रीका हो या उसमें जो तमाम दूसरे देश हैं उनको भी उन्होंने बुलाया था। जैसा आपने कल देखा था, कल की जो फैमिली फोटो थी उसमें अबू धाबी के सुल्तान भी वहां पे मौजूद थे। तो तमाम ऐसे लोगों को जिनको निमंत्रण दिया गया था उनको भी, उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं अपनी बातचीत, उनको भी वो उनके साथ रिश्ते मजबूत करके उनके देश में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं। और अंत में मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा कि देश में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तमाम विपक्षी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं इस समय इटली के शहर में खड़ा हूं, प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया हैं उनके इस मंच पे मैं खड़ा हूं जहां से उन्होंने संबोधन किया। मैं यह कह सकता हूं भारत की भूमिका अहम होने जा रही है आने वाले समय में और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का, साथ ही एनएसए श्री अजीत डोभाल जी का और हमारे जो तमाम उनके जो ग्रुप ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान होने वाला है। अपने सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, बारी इटली G7 समिट से। इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से कई मुद्दों पर चर्चा की। इनमें एक मुद्दा उच्च शिक्षा से भी जुड़ा था, जिसे लेकर हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने इटली के वरिष्ठ प्रोफेसर जियुसेप्पी से खास बातचीत की। इस चर्चा में भारत और इटली के एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई वो आपको सुनाते हैं। तो जैसा आपने देखा कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे तमाम मुद्दों पे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया जी के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने एक बड़ा मुद्दा खासतौर से रखा हायर एजुकेशन को लेकर के कि आगे चल के भारत और इटली में किस प्रकार से उच्च शिक्षा को लेकर क्या आगे प्रोग्रेस हो सकती है, उसमें क्या आगे और बेहतरीन काम हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। और इसी विषय को लेकर के हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक वरिष्ठ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के। वी हैव अ वेरी सीनियर प्रोफेसर ओवर हियर and he will talk about the education system of Italy and how the Italy government may be beneficiary and the education system would be beneficiary for the students of India also. So welcome to our channel. We are the Sadhana group of India, and so yesterday we saw there was a bilateral meeting with the Honorable Prime Minister of Italy as well as the Honorable Prime Minister of India, and in the discussions it was been the points which was discussed. Higher education was also one of the points between Italy government and as well as Indian government. So how do you consider the educational valuation will be, and how together education system will be much better as compared before, and what would be the educational, please tell me something about the educational system of Italy first of all, and how it will be good for India if the students of India come for the education in Italy. Thank you very much for your invitation for this interview. Yes, I am a professor in international law, and in this moment is very important my subject, in particular at G7. No, I see a good. I see, for example, Meloni and your Prime Minister or President. I'm sorry, President or Prime Minister. Prime Minister. Sorry, Modi. As they have a good, they have had a good talk and about the good relationships between India and Italy at all levels. For example, levels cultural, economic, and so on.
But in my opinion, it's very important in this moment about my subject, the international law. No, you know, in this moment, Russia against Ukraine, with his attitude, violated the international law, the Charter of the United Nations. No, but I think yes, it is necessary the role of international law, but overall, the presence of some governments, in particular India. In my opinion, your country can be or can have a good role for finding one solution in the crisis, for example, between Ukraine and Russia. Also in Middle East, for example. Because your country is a big country and is, in my opinion, one of the first actors around the world, like China, like Japan, like the United States. And I am Italian, and I like the presence of your Prime Minister here in Italy, in my region, Apulian region. This is very, very amazing, in my opinion. And the meeting between Prime Minister Meloni and your Modi has the opportunity that the importance, the presence of your country around the world, like first actors between, together other actors, okay? And this is my opinion. So education, how could you consider the educationally, because in Ukraine, as you had, you're talking about Ukraine also, because when the Ukraine war was being done, so many of the students of Indian students were being called from there. So definitely education matters a lot. And in India, many students all over the country, they go abroad, they come abroad over for studies. So how do you take as an Italian education collaborating with the Indian education system? And how would you see if Indian students coming to the to Italy for education? How do you take it as it? Yes, in my opinion, it's very important the relationship about the culture, no, in particular culture between my countries, my university, and your university, for example, no. And I know that I have some Indian student that follow my lessons, no, of international law. This is very important. And sometimes during my lessons, my teaching, I take I hold some example, the role of the India in the context of Europe, in the context in other parts of the world. But the presence, I repeat, of your President Modi is very important, in particular at the level the University Italian and the University of India. I believe in the cooperation between India and my country, Italy. You know, we have many persons from India, students not only work here for the Italian economy, but also for the economy of Europe. And then this is important, that the good cooperation with Italy, because Italy is a part of the European Union, and the culture, for example, of your country is very important, not only for us, or for me, no, like professor of international law, but also for other countries of the European Union. So we can fight against any discrimination, okay? Any discrimination. थैंक यू सर टॉकिंग टू अस सर। नॉट एट ऑल, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर यहाँ के, और जिन्होंने बताया कि आने वाले समय पे किस प्रकार से हिंदुस्तान और इटली के रिश्ते और बेहतर होंगे, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, साथ ही इन्होंने यूक्रेन वॉर को लेकर के एक इंटरनेशनल लॉ बनाने की बात कही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूक्रेनियन राष्ट्रपति मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व G7 के सदस्यों के अलावा जो दूसरे देश जो यहाँ
इटली में चल रहे G7 समिट में हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जानकारी साझा की। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है यहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की, और यहाँ पे पूरे लगभग पूरे विश्व के यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, लगभग उन्होंने 12 से 14 प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारा 23वां नंबर था, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया और उसके लिए जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमसे माफी भी मांगी। लेकिन ये बात जरूर है कहीं ना कहीं जिस बेबाकी से यहाँ की प्रधानमंत्री ने आज सारे सवालों के जवाब दिए, वो अपने आप में बताता है कि आखिरकार यहाँ की प्रधानमंत्री के जिस प्रकार से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्तों को लेकर के बातचीत होती, तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ की भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत बेबाकी से जवाब देती है। मैंने तमाम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, कई बार हमने उनका इंटरव्यू भी किया है, लेकिन जिस बेबाकी से आज उन्होंने अब सवालों के जवाब दिए वो बताता है कि ये भी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व की मालकिन है यहाँ की प्रधानमंत्री। और मैं ये जरूर आपसे बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न जो कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से उसका उत्तर दिया। आमतौर से विदेशी जो खासतौर से देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक प्रश्न का जवाब दिया वो अपने आप में मैं आपको बताना चाहता हूं। अल जजीरा चैनल से एक पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा कि जिस प्रकार से आप यूक्रेन के वॉर को यूक्रेन और रशिया के वॉर में आप अपना हस्तक्षेप करते हैं, उसी तरह आपने इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तो उनका ये कहना था कि ये शुरुआत किसने की। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिरकार जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे और अपने जो नीतियां हैं उसके लिए स्ट्रांग हैं, उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि इटली की यहाँ की प्रधानमंत्री भी उतनी स्ट्रांग है और उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। यानी कि अगर टेररिज्म किसी भी प्रकार का अगर कभी भी होगा तो उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि जिसने शुरुआत की है वो उसको झेलना पड़ेगा उन्होंने, लेकिन इस शब्द को उन्होंने बहुत सॉफ्ट तरीके से बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री का खास तौर से हिंदुस्तान के प्रति रवैया बहुत बेहतरीन है, और जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे वार्ता की वो तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें उच्च शिक्षा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक नीतियों की बात की थी, वो मुझे लगता है आने वाले समय में उसका क्रियान्वयन बहुत बहुत मजबूती से होगा। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आज ये 3 दिवसीय G7 समिट यहां खत्म हो चुका है, और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी मन से प्रधानमंत्री ने यहां से हम सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया और हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, और हम यहां मौजूद हैं। इस 3 दिवसीय बैठक में इटली ने यह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई विश्व के सामने कि उनका अपना जो ध्येय है वो विश्व में आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, देशों को मजबूत करना है, सिर्फ G7 के सदस्यों को नहीं बल्कि G7 के द्वारा आमंत्रित किए गए, चाहे उसमें कीनिया हो, चाहे उसमें अफ्रीका हो, या उसमें जो तमाम दूसरे देश हैं उनको भी उन्होंने बुलाया था। जैसा आपने कल देखा था, कल की जो फैमिली फोटो थी उसमें आबू धाबी के सुल्तान भी वहां पे मौजूद थे। तो तमाम ऐसे लोगों को जिनको निमंत्रण दिया गया था उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं अपनी बातचीत उनको भी वो उनके साथ रिश्ते मजबूत करके उनके देश में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं। और अंत में मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा कि देश में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तमाम विपक्षी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं इस समय इटली के शहर में खड़ा हूं, प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया हैं उनके इस मंच पे मैं खड़ा हूं जहां से उन्होंने संबोधन किया। मैं यह कह सकता हूं भारत की भूमिका अहम होने जा रही है आने वाले समय में, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर का, साथ ही NSA श्री अजीत डोभाल जी का, और हमारे जो तमाम उनके जो ग्रुप ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान होने वाला है। अपने सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, बारी, इटली, G7 समिट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 समिट के लिए इटली में हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, मगर साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें यह मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि समाज के हर तबके तक इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा और हमें इसे रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। तभी हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। AI को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अलावा
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी मिले। समिट में मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेता गले मिले। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक हुई। इटली में G7 समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में शिरकत की, तो वहीं द्विपक्षीय बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें जॉर्ज मेलिया भी शामिल हुई। आपको बता दें कि 50वें G7 समिट समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने AI को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए मनुष्य चांद तक पहुंच सकता है, तो वहीं साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। टेक्नोलॉजी को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तस्वीरें इटली से हैं, जहां G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्ज मेलोनी ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। दुर्घटना को लेकर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दुर्घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही परिजनों को सांत्वना भी दी है। एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एनेक्सी भवन में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, GDA और गीडा समेत विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, वहां जमीन की रजिस्ट्री में तेजी लाई जाए और मुआवजा वितरण भी जल्द से जल्द किया जाए और इसमें किसी तरह की ढिलाई क्षमा के योग्य नहीं होगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि निर्माण कार्य को समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए और नोडल अधिकारी हर सप्ताह की प्रगति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए जनप्रतिनिधियों के भागीदारी भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्माण और विकास कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही हर प्रोजेक्ट में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर विकास कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भी सौंपी जानी चाहिए, जिसके आधार पर आगे का काम किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में काम गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। इसके साथ ही हर प्रोजेक्ट में नोडल अधिकारी की तैनाती की बात भी रखी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों तक रिपोर्ट सौंपी जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।